संविधान दिवस है, तो SC/ST एक्ट पर बात करने से पहले एक छोटा सा जो है मैं वर्तमान परिस्थितियां किस ओर चल रही हैं संविधान को लेकर, उसके ऊपर छोटी सी बात रखूंगा 2 मिनट की। उसके बाद जो है फिर SC/ST एक्ट पर हम आते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमारे संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐसी व्यवस्था की है कि यदि गलती से हमारे लोग कुछ गलत लोगों को चुन लें और वो सत्ता में आ जाएं, तो एकदम से वो कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं, और एकदम से यदि कोई लोकसभा में आ गया तो जब तक वो राज्यसभा में आएगा पूर्णतः, तब तक उसको जो है हमारे लोगों को संभलने का एक मौका मिल जाता है। लेकिन 10 साल जो है 2 बार गलतियां हम लोगों ने की हैं। 2 बार गलती करने के बाद तो संविधान विरोधी सरकार जो है देश में चुनी गई, और यदि ये गलती तीसरी बार दोहराई गई तो इसके बाद पूरे संविधान को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। वो काम इन्होंने अभी कर दिया। जैसे धारा 370 हटी है, तो 370 जो है कहने के लिए इन्होंने कश्मीर के लिए हटाई है। इस 370 के हटने पर पूरा संविधान, हमारे देश का पूरा संविधान जो है वो निष्प्रभावी हो गया है। सारे एक्ट निष्प्रभावी हो गए हैं, क्योंकि ये जो हमारा संविधान है इसके सारे एक्ट में जो है लिखा हुआ है कि ये एक्ट जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश पर लागू होगा। तो अब जम्मू कश्मीर पर 370 हटने के बाद, तो 370 हटने के बाद अब ये पूरे एक्ट जितने भी हमारे बने हुए हैं ये सारे जम्मू कश्मीर पर भी लागू हो गए। तो अब ये चेंज करने पड़ेंगे, और चेंज करने के लिए नई पार्लियामेंट बनाई है इन्होंने। और ये RSS के जो टाइम है वो 125 वर्ष पूरे होने का, तो उसमें जो है उसके नाम पर कि जो है अब हमें सारे एक्ट चेंज करने पड़ेंगे। इसमें जो है उसके साथ साथ ये जो है बहुत सारी ऐसी चीजें बदल देंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे इनका, यदि इस बार हम जो है इनको चुन लेते हैं। तो संविधान के लिए, रक्षा के लिए इस बार निश्चित रूप से जो है हमें मिनिमम जो संविधान विरोधी लोग हैं उनको लोकसभा में जाने से हर हाल में रोकना पड़ेगा, नहीं तो पूरा संविधान एकदम से बदला जाएगा। तो ये बात तो संविधान पे मैंने रखी है। और अब मैं SC/ST एक्ट के ऊपर बात करना चाहता हूं। SC/ST एक्ट हमारा एक ऐसा एक्ट है कि जिसमें जो पूरा जो है SC/ST समाज है इस पूरे के ऊपर एक अम्ब्रेला के रूप में काम करता है। हालांकि इसका फायदा अभी तक जो है वो जो एक्ट में लिखा हुआ है और जो एक्ट की व्यवस्थाएं हैं 5% भी अभी तक फायदा नहीं हो पाया। यदि इस एक्ट का कड़ाई से पालन हो जाए तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से ये जो एट्रोसिटी हमारे ऊपर होती है ये बंद हो जाए। और एट्रोसिटी एक पूरे समाज के ऊपर जो है अपराध किया जाता है, हम लोगों को नीचा दिखाने के लिए किया जाता है, हमें कमजोर बताने के लिए किया जाता है, हमें कमजोर समझने के लिए किया जाता है, इसलिए ये एट्रोसिटी एक्ट बना है। और एट्रोसिटी एक्ट में जो है जो मुख्य बातें हैं, सबसे पहली बात यह है, सबसे पहले एक धारा सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 में अपराध परिभाषित किए गए हैं कि ये अपराध होंगे तो SC/ST एक्ट लगेगा। पहले सिर्फ एक ही धारा होती थी 3110, लेकिन 2015 का जो अमेंडमेंट आया था उसमें 3110 की जगह जो है 26-27 धाराएं जो है बना दी गई थी, और हर चीज के लिए अलग अलग बना दी गई थी। उसमें यदि अनुसूचित जाति के आदमी को सामाजिक, आर्थिक और किसी भी तरह की कोई क्षति पहुंचाई जाती है, उसकी धार्मिक भावनाएं भड़काई जाती हैं, तो वो भी SC/ST एक्ट में कवर हो गया। और क्षति का मतलब जो है चाहे वो उसकी जमीन से बेदखल करने का हो, चाहे उसके मकान से बेदखल करने का हो, चाहे उसको जो है रोजगार से वंचित करने का हो, तो सारी चीजें जो है वो SC/ST एक्ट में, सारे अपराध लगभग जो है वो SC/ST एक्ट में अब परिभाषित हो चुके हैं। और यही वजह है कि जब भी कोई केस जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाता है तो उस केस की सुनवाई ना करके कहीं ना कहीं SC/ST एक्ट को नुकसान पहुंचा देते हैं। धारा 3 के बाद धारा 4 लिखी गई है। SC/ST एक्ट को बनाते समय भले ही हमारे देश की पार्लियामेंट में किसी भी तरह के लोग गए हों, लेकिन इस SC/ST एक्ट को बहुत मजबूती से बनाया गया है। पार्लियामेंट को, हमारे देश की संसद को पहले से ही पता था कि कमजोर वर्गों के लोगों के
मुकदमे पुलिस नहीं लिखती। ये सबसे बड़ी समस्या SC/ST एक्ट के क्या तमाम सारे मामलों में रहती है। तो इसलिए SC/ST एक्ट को FIR लिखने का जो सेक्शन बनाया है वो सेक्शन 4 बनाया है। 4(1) में सबसे पहले लिखा है कि SC/ST एक्ट के नियम, यदि कोई लोक सेवक जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, SC/ST एक्ट और इसके बनाए गए नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसको 6 मास से लेकर 1 साल तक की सजा का प्राविधान किया गया है। सेक्शन 4(1) में लिखा है। और 4(2) में लिखा है FIR करने की ड्यूटी। 4(2) का ए में लिखा है कि यदि किसी व्यक्ति के साथ अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति के साथ कोई एट्रोसिटी होती है, वो थाने पर जाकर मौखिक या लिखित शिकायत देता है तो उसको अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाएगा। ये सेक्शन 4(2) का ए भाग है। दूसरा भाग है जो तहरीर दी गई है उसको सही धाराओं में दर्ज करेगा, उसमें धारा कोई छोड़ेगा नहीं, जो धाराएं उस FIR में बनती है उसमें वो दर्ज करेगा। सी में ये कहा गया है 4(2)C में कि FIR लिखने के बाद, सही धाराओं में FIR लिखने के बाद उसकी FIR की एक कॉपी निःशुल्क रूप से उस पीड़ित व्यक्ति को दी जाएगी। तो इतना कड़ा प्रोविजन किया गया, यानी FIR लिखने के सेक्शन को दंड से शुरू किया है हमारे संविधान में, हमारे SC/ST एक्ट में। और ये जो एक्ट बना है ये हमारा फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 17 जो है, जिसमें अनटचेबिलिटी को एबोलिश किया गया है, अनटचेबिलिटी के एबोलिश करने के लिए इस एक्ट का निर्माण किया गया है कि अनटचेबल अब जो है अनटचेबल कोई नहीं रहेगा, इसके लिए उसको अपराध घोषित किया गया और उसके लिए पूरा एक्ट बना है। तो SC/ST एक्ट का प्रत्येक सेक्शन, प्रत्येक चीजें जो है, सारी चीजें जो हैं वो निश्चित रूप से जो हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। और फंडामेंटल राइट्स को किसी भी कानून से ना तो कम किया जा सकता और ना ही उसे खत्म किया जा सकता। ये जो तमाम फैसले और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आते हैं ये सिर्फ हमारी अज्ञानता की वजह से आते हैं। यदि इनको हम सिस्टेमिक ढंग से लड़ जाएं तो ऐसी कोई ताकत नहीं है कि वो हम लोग जो है हार जाएं। तो SC/ST एक्ट का सेक्शन 4 जो है, 4 में ये कहा गया है कि FIR होगी और दंड दिया जाएगा। SC/ST एक्ट का एक सेक्शन 22 जहां एक बार अधिकारियों को दंड की व्यवस्था की गई है, वहीं ये SC/ST एक्ट उन अधिकारियों को प्रोटेक्शन भी देता है, इम्यूनिटी भी देता है जो अधिकारी इस SC/ST एक्ट का पालन करते हैं। यदि पालन करने में किसी अधिकारी से कोई गलती होती है, कोई त्रुटि होती है, तो उसके खिलाफ कि देश के किसी भी न्यायालय में कोई वाद योजित नहीं किया जा सकता, चाहे वो थानेदार हो, थानेदार ने कोई गलत SC/ST एक्ट में यदि वो सद्भावना पूर्वक कार्यवाही कर रहा है और उसने कोई गलत गिरफ्तारी भी कर ली है तो उसके खिलाफ किसी भी धारा में, किसी भी न्यायालय में देश के कोई भी वाद योजित नहीं हो सकता। हमारे देश में इम्यूनिटी जो है देश के संविधान के आर्टिकल 361 में सिर्फ 2 लोगों को मिली है, वो राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को, कि कानून के समक्ष देश के प्रत्येक नागरिक बराबर हैं और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और गवर्नर जो हैं अपने टेनओवर के दौरान वो किसी भी न्यायालय में कोई सिविल और क्रिमिनल केस नहीं उसके खिलाफ दाखिल हो सकता। लेकिन हमारा SC/ST एक्ट जो है उन सारे लोक सेवकों को यदि उल्लंघन पर दंडित करता है तो पालन करने पर उसके खिलाफ देश के किसी भी न्यायालय में जो है कोई मुकदमा योजित नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि उनको इस तरह की इम्यूनिटी मिली है जिस तरह की राष्ट्रपति और गवर्नर को मिली है। तो ये हमारे एक्ट की बहुत बड़ी जो है जीत है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें जो है दंड की व्यवस्था की गई है लोक सेवकों के लिए, यदि दंड की व्यवस्था की गई है तो उसको जो है सुरक्षा की भी गारंटी यही एक्ट का सेक्शन 24 देता है। इसमें जो है इसके अलावा जो है FIR हमारी हो जाए और सही धाराओं में हो जाए, सेक्शन 4 का ही अंग पार्ट, उसमें यह कहा गया है कि यदि किसी एट्रोसिटी का कोई मुकदमा पंजीकृत होता है तो पुलिस क्षेत्राधिकारी यानी विवेचक 60 डेज के अंदर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल करेगा। इसमें सेल शब्द का यूज किया गया है कि इसमें यदि विवेचक जो है, इसमें यह माना गया है, संसद की, हमारे पार्लियामेंट की ये धारणा रही है
कि अनुसूचित जाति के लोगों के साथ जो अपराध होता है वह अपराध जो है वो बहुत गंभीर प्रकृति का अपराध माना गया है, और उसमें ये माना गया है कि अनुसूचित जाति का आदमी झूठ नहीं बोलता है। यदि उसने कोई मुकदमा लिखवाया है तो पुलिस क्षेत्राधिकारी बॉन्ड है कि उसमें अंतिम आख्या नहीं लगाएगा, उस केस को ये नहीं कहेगा ये झूठा है। उस केस के समर्थन में जितनी एविडेंस वो इकट्ठी कर सकता है, एविडेंस इकट्ठी कर न्यायालय के सामने रखेगा, और न्यायालय इस मामले में यदि चाहे तो यदि उनको नहीं लगता कि अपराध नहीं हुआ तो न्यायालय छोड़ सकता है। लेकिन पुलिस क्षेत्राधिकारी को ये पावर कतई नहीं दी गई है कि वो केस में एफआईआर लगा दे। एफआईआर नहीं लगेगी। ये SC/ST एक्ट के सेक्शन 4(2) का अंग पार्ट है, अंग धारा है, सब सेक्शन, और इसको रूल 7 में भी परिभाषित किया गया है। जो 1995 में रूल बने थे, रूल 7(1) में जो है ये कहा गया है कि यदि किसी अनुसूचित जाति जनजाति के साथ कोई एट्रोसिटी हुई है और उसका मुकदमा पंजीकृत हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो उसमें राज्य सरकार, DGP या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, 3 लोगों की ड्यूटी फिक्स की गई है। स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस महानिदेशक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एक विवेचक की तैनाती करेगा। और विवेचक कैसा होगा, इसमें ये नहीं है कि जो जहां जिस थाने के क्षेत्र में जो है मुकदमा हुआ है, अपराध हुआ है, उसी का पुलिस क्षेत्राधिकारी विवेचना करेगा, ऐसा नहीं है। पुलिस कप्तान, DGP और राज्य सरकार की ड्यूटी बॉन्ड किया गया है कि वो ऐसे विवेचक की तैनाती उस विवेचना में करेगा SC/ST एक्ट के, कि वो जल्दी से जल्दी विवेचना करने में सक्षम हो, विवेचना को सही दिशा में ले जा सके और न्याय की भावना को ध्यान में रखकर विवेचना करने का अभ्यस्त हो, उससे ज्ञान हो। ऐसे पुलिस क्षेत्राधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए। हालांकि जो रूल 7(1) है इसका पूरे देश में पालन नहीं हो पा रहा है, और SHO जो है मुकदमा पंजीकृत करने के बाद संबंधित CO को सौंप देता है। और इसमें एक बहुत बारीकी पॉइंट है, यदि SC/ST एक्ट की कोई भी FIR आप पढ़ेंगे तो उसके FIR में 14 बिंदु होते हैं, और 13वां बिंदु जो है विवेचना सौंपे जाने से संबंधित होता है। उसमें ये लिखा हुआ है SC/ST एक्ट की सभी विवेचनाओं में कि विवेचना मैंने ग्रहण कर ली है, यानी उसको विवेचना किसने दी नहीं है, मुकदमा कायम होने पे उसने विवेचना स्वयं ग्रहण कर ली, जबकि स्वयं ग्रहण करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो इसके ऊपर जो है कई सारे मामले हमारे जो है, बहुत नाजुक विषय है ये, इस पर कई सारे मामले हमारे छूट गए, ऐसा देखने में आया है। एक केस मध्य प्रदेश का था और मध्य प्रदेश में 10 साल की सजा हुई एक केस में, और फिर वो हाई कोर्ट गए अभियुक्त जो है, और हाई कोर्ट ने ये कहकर जो है मुकदमा जो है खत्म कर दिया कि इस केस में SC/ST एक्ट नहीं बनता, क्योंकि इसमें विवेचक की तैनाती वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या जो है DGP या राज्य सरकार द्वारा नहीं की गई। इसी को आधार मानकर जो हमारे विपक्षी लोग हैं उन्होंने जो है ये वहां बहस की, और बहस करने के बाद इसमें जो है वो छोड़ दिया गया। उसके बाद जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट गई, और सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में SC/ST की धारा की सजा तो माफ कर दी, लेकिन IPC की भी उतनी सजा थी जितनी SC/ST एक्ट की थी, वो सजाएं दोनों बराबर करनी थी, तो IPC में उसको 10 साल की सजा मिली है। तो अभी इस बिंदु पर हम काम कर रहे हैं, सभी DGP और पुलिस कमिश्नर को हमने लिख दिया गया है कि RTI मांगी गई है कि पिछले 1 साल में जो मुकदमे आपके यहाँ पंजीकृत हुए हैं उसमें जो है रूल 7(1) के तहत जो विवेचकों की तैनाती की गई है वो तैनाती आदेश हमें दिए जाएं, और जिन लोगों ने उल्लंघन किया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। तो मैं समझता हूं कि अगले 1 महीने के बाद सभी केसों में विवेचक की नियमानुसार तैनाती जो है पूरे देश में होनी शुरू हो जाएगी। इस बिंदु के ऊपर जो है हम लोग काम कर रहे हैं। संविधान बचाओ ट्रस्ट बहुत मजबूती से जो है इसके ऊपर काम कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य ने 48 जातियों को 16 दिसंबर 2013 में SC में शामिल कर दिया, ST में, और वो 48 जातियां शिल्पकार की उपजाति बताकर शामिल की गई हैं, जिनमें जो है 22 जातियां OBC में अधिसूचित हैं, जिनमें लुहार, सोनार, कुम्हार, ये सब जातियां उसमें आ गई हैं। तो एक मुकदमा हमारा जो है भगवानपुर में रुड़की हरिद्वार में कायम हुआ था, उसमें जो है DM SP के खिलाफ भी केस चल रहा है, और SDM तहसीलदार एक प्रधान बन गई थी उत्तराखंड से, जो है उत्तरकाशी से आके शिल्पकार के नाम पर जो है उसने चमार का सर्टिफिकेट बनाकर वो बन गई थी, तो उसमें CO ने जो है FIR लगाई थी। जब हमने उस केस की पूरे की तहकीकात करी
तो ये पाया गया है कि उत्तराखंड में अनुसूचित जाति की 12 विधायकों के पद रिजर्व हैं। 12 यानी 70 की विधानसभा में 12 एससी के लिए रिजर्व हैं। 80 में 12 में से 10 जो है पद वो उन फर्जी अनुसूचित जाति के लोगों के बने हुए हैं जो शिल्पकार के नाम पर राज्य सरकार ने 2016 में अनुसूचित जाति में शामिल की थी। अब आप हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 12 पद जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने के संविधान के अनुसार हमें अनुसूचित जाति को मिले थे, वो भी जो है उनमें से 12 में से 10 पद यदि अनुसूचित जाति के फर्जी लोग जो है बन जाए। एक एमपी की सीट है वहां, वो एमपी की सीट भी वो फर्जी एससी सर्टिफिकेट के आधार पर ही मिली हुई है। तो अब ये स्थिति जो है वहां निकल कर आई है और जब इसकी पूरी तहकीकात की गई है, इसमें सुप्रीम कोर्ट में हमने केस दाखिल किया है। 18 जुलाई को इसमें सुनवाई होगी और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को उसमें नोटिस जारी हो चुका है कि जब ये पावर जो है आर्टिकल 341 के तहत सुप्रीम कोर्ट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो राज्य सरकार ने ये जो है कैसे जातियां एससी में शामिल कर ली हैं। इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी नोटिस हो चुका है, स्टेट गवर्नमेंट को भी हो चुका है। सेंट्रल गवर्नमेंट जवाब दाखिल कर चुकी है हमारी रिट के समर्थन में। स्टेट गवर्नमेंट ने ये गलत नोटिफिकेशन जारी किया है। तो ये एक मामला था उत्तराखंड का। तो अब हम दोबारा आते हैं रूल 7.2 पर। रूल 7.2 जो मैंने 4.2 का बताया था, अंग सेक्शन 4.2 का अंग है, जिसमें हमने कहा था कि SC/ST एक्ट में FR नहीं लग सकती, केस चाहे झूठा हो चाहे सच्चा हो, पुलिस को उसमें चार्जशीट दाखिल करनी है। तो रूल 7.2 में ये कहा गया है कि यदि कोई SC/ST एक्ट का मुकदमा है तो पुलिस क्षेत्राधिकारी 60 डेज के अंदर न्यायालय में, विशेष न्यायालय में चार्जशीट दाखिल करेगा निश्चित रूप से। अभी एक जो है विशेष न्यायालयों का मामला आता है सेक्शन 14 में SC/ST एक्ट के। विशेष न्यायालयों का गठन जो है लगभग पूरे देश में हो चुका है, लेकिन उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है अभी भी जिसमें अभी भी विशेष अदालतों का गठन नहीं हुआ है SC/ST एक्ट की, और वहां अभी भी जिला जज जो है उसको सुन रहे हैं। जिला जज के पास पर्याप्त समय नहीं होता है, इसलिए जो है वो केस काफी प्रभावित हो रहे हैं। इसी में जो हमारा सेक्शन 15 है, जिसमें जो है विशेष न्यायालयों के गठन की बात कही गई है, उसमें 15(1) में जो है विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति का जो है मामला है। यानी SC/ST कोर्ट में स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो है तैनात किए जाएंगे, जो सरकारी वकील होंगे, जो SC/ST एक्ट के मामलों की सुनवाई करेंगे। तो उसमें अभी तक पूरे भारत में किसी भी स्टेट में विशेष लोक अभियोजकों की तैनाती नहीं हुई, और ये जो है 2016 में अमेंडमेंट आया था, 26 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। 3 महीने के अंदर अंदर जो है लोक अभियोजकों की तैनाती होनी थी। इसी तरह का एक केस था हमारा सहारनपुर में ही था। तो एक दिन हम एक केस में जो है बहस कर रहे थे, DM SP उसमें मुलजिम थे। तो जो ADGC जो थे, जो राज्य सरकार ने तैनात कर रखे अपनी पार्टी के आदमी, वो सभी स्टेट्स में वो अपने हिसाब से तैनात कर लेते हैं। तो DM और SP की वो पैरोकारी करने लगे। हमने उनको कहा कि आप लोग जो हैं, या तो आप कानून की बात प्रॉपर सही बताएंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि आप जो है कानून की सही बात बता रहे, क्योंकि धोखे से हम ना तो कोई आदेश कराना चाहते हैं, ना धोखे से कोई केस लड़ना चाहते हैं। और यदि आप जो है अभियुक्तों की पैरोकारी करेंगे, तथ्य अदालत में गलत प्रस्तुत करेंगे, तो ये नहीं होगा, क्योंकि आपकी तैनाती जो विशेष न्यायालय है उसमें पीड़ितों के लिए हुई है। आप जो है अभियुक्तों की पैरोकारी नहीं कर सकते। तो उस टाइम अदालत ने भी हमारी बात नहीं सुनी और उस लोक अभियोजक ने भी नहीं सुनी, जो ADGC था। और अगले दिन हमने उस पार्टी, जो पार्टी थी हमारी जिसका केस था, उसके नाम से प्रमुख सचिव और चीफ सेक्रेटरी को जो है एक प्रत्यावेदन दे दिया कि उत्तर प्रदेश के किसी भी अदालत में SC/ST एक्ट के सेक्शन 14 के अंतर्गत, सेक्शन 15 के अंतर्गत जो है विशेष लोक अभियोजकों की तैनाती नहीं हुई है। आपसे निवेदन है कि विशेष लोक अभियोजकों की तैनाती तत्काल की जाए। तो इसके बाद जो है हमारे यहाँ भारत में जो है कोई लेटर लिखता है, कोई समस्या लिखता है, तो पढ़ने का जो है प्रोविजन नहीं है। वो तो जिस जिले की देखते हैं उस जिले को मार्क करके भेज देते हैं। तो उसके 4-5 दिन बाद हमने SC/ST एक्ट की कोर्ट में ही जो है प्रमुख सचिव न्याय और चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ जो है सेक्शन 4 का मुकदमा डाला कि आपकी ड्यूटी थी SC/ST एक्ट के रूल सेक्शन 15(1) के तहत कि आप विशेष लोक अभियोजकों की तैनाती करेंगे, लेकिन आपने नहीं की। इसकी हमने आपको प्रत्यावेदन भी दिया था 100 दिनांक को, लेकिन आपने उसके बाद भी नहीं की। इसका मतलब आप जानबूझकर जो है SC/ST एक्ट का वायलेशन कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने SC/ST कोर्ट में वो डाला केस, तो नोटिस जारी हो गया। नोटिस जैसे ही चीफ सेक्रेटरी प्रमुख सचिव न्याय को मिला, अगले दिन उस लोक अभियोजक, उस ADGC की जो है छुट्टी होगी, और पूरे उत्तर प्रदेश में जो है अब जो है
एसपीओ रैंक के अधिकारी जो हैं, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, वो जो है एससी एसटी कोर्ट में जो है पैरोकारी करने की, जो है तैनाती करने की प्रक्रिया चल रही है। और चीफ सेक्रेटरी प्रमुख सचिव लॉ को जो है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर कोर्ट में 28 जून को तलब किया गया है। तो एससी एसटी एक्ट एक ऐसा एक्ट है कि यदि आप इसमें मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा कायम कराना चाहते हो तो चीफ मिनिस्टर के खिलाफ मुकदमा कायम हो जाएगा, क्योंकि एससी एसटी एक्ट को मॉनिटरिंग की जो कमेटी है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में काम करती है। और उसमें सारे हमारे विधायक आएंगे, चुने हुए प्रतिनिधि उस जिले के, और जो सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, विधान परिषद सदस्य हैं, वो उस कमेटी के मेंबर होंगे, और समाज कल्याण अधिकारी उसका सेक्रेटरी होगा, और 2 अनुसूचित जाति के जो है क्लास 1 अधिकारी उसके मेंबर होंगे। ये तो इसका जिले पर जो है वो है। जिले पर यदि किसी भी एससी एसटी एक्ट का उल्लंघन होता है तो इस पूरी कमेटी ये उत्तरदायी है। इसमें आप जो है विधायक को भी विधायक के खिलाफ मुकदमा हो जाएगा, सांसद के खिलाफ हो जाएगा, डीएम के खिलाफ हो जाएगा, कप्तान के खिलाफ हो जाएगा। यही जो है एससी एसटी एक्ट हाई पावर की एक कमेटी की बात करता है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। स्टेट गवर्नमेंट स्तर पर, राज्य स्तर पर एक हाई पावर कमेटी गठित होगी जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित होगी, और मुख्यमंत्री के साथ प्रमुख सचिव होम और डीजीपी ये सब इसके जो हैं मेंबर होंगे। और डीजीपी, गृह सचिव और समाज कल्याण मंत्री, समाज कल्याण सेक्रेटरी, यानी सारे सेक्रेटरी लगभग इसके जो है मेंबर होंगे हाई पावर कमेटी के। और यदि मान लिया जो है मैं थाने पर गया, मेरी एफआईआर नहीं लिखी गई, फिर मैंने डीएमएसपी को दिया, डीएमएसपी ने भी मेरी एफआईआर नहीं लिखी, फिर मैं जो है एससी एसटी जो स्टेट लेवल कमेटी है उसके एससी एसटी कमीशन, जो सेंट्रल एससी एसटी कमीशन है, वो भी इसके मेंबर होते हैं। तो उनको यदि हम एक रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि हमारी एफआईआर नहीं लिखी गई और हमारी एफआईआर लिखी जाए, तो मुख्यमंत्री भी नहीं लिख पाते एफआईआर, वहां भी जो चीजें पढ़ी नहीं जाती हैं। तो उसके बाद सेक्शन 4 का मुकदमा मुख्यमंत्री, डीजीपी, गृह सचिव सबके खिलाफ कर सकते हैं। और जब सेक्शन 4 का मुकदमा होगा, सेक्शन 4 के मुकदमे में कोर्ट संज्ञान तब ले सकती है जब उसकी विशेष जो इंक्वायरी है स्टेट लेवल पर, डीजीपी के एक जो है विशेष इंक्वायरी प्रकोष्ठ होता है, वो डीजीपी रैंक का अधिकारी होता है जिसके अंडर में वो काम करता है, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसमें तब जो है कार्रवाई होती है। तो हम लोग जो है, ये एक्ट इतना मजबूत है कि इसमें मुख्यमंत्री भी यदि अपने पदीय दायित्व का पालन नहीं करता तो वो स्टेट लेवल कमेटी का अध्यक्ष है, और स्टेट जिले पर भी नहीं मेरी सुनी जा रही, स्टेट लेवल पर भी नहीं सुनी जा रही, तो हम जो है मुख्यमंत्री, डीजीपी, गृह सचिव, जितने भी ऑफिसर्स हैं, बड़े हाई लेवल के ऑफिसर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनके खिलाफ भी एससी एसटी एक्ट में हम मुकदमा कायम करा सकते हैं। ये एससी एसटी एक्ट की ताकत है। इतनी ताकत भारत के जितने भी एक्ट बने हैं उनमें किसी भी एक्ट में इतनी ताकत नहीं है जितनी ताकत हमारे एससी एसटी एक्ट में। और इसी वजह से जो है हमारे देश के जो न्यायालय हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जब भी कोई मामला आता है तो कहीं ना कहीं दाएं बाएं करके एससी एसटी एक्ट का जो है नुकसान करने की जो है कोशिश जो है वो लगातार करते रहते हैं। तो अभी एससी एसटी एक्ट में एफआईआर का ही प्रोविजन है, परिवाद का कोई प्रोविजन नहीं है, कंप्लेंट केस का कोई प्रोविजन नहीं है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और अभी जो डिसीजन दिया था 17 अक्टूबर 22 को कि कंप्लेंट केस दर्ज किया जा सकता है। कंप्लेंट केस में अनुदान नहीं मिलता, पीड़ित सहायता नहीं मिलती, इसलिए जो है स्टेट गवर्नमेंट पिछले काफी समय से लगी हुई, यूपी गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट, ये 3 राज्य सरकारें ऐसी हैं जो एससी एसटी एक्ट के खिलाफ फैसले कराती हैं हाई कोर्टों में अपने अपने। बाकी जो है केरल में, तमिलनाडु में, वहां नहीं इतने फैसले होते हैं, वहां जो है एससी एसटी एक्ट के अच्छे फैसले भी आते हैं। लेकिन यूपी सबसे नंबर 1 पर तो यूपी है। यूपी के साथ बहुत बड़ी समस्या है। उसके उस जो एफआईआर कंप्लेंट केस करने का जो हाई कोर्ट का आदेश है उसको मैंने जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, और उसको जो है जुलाई के फर्स्ट वीक में जो है उस पर सुनवाई होगी। निश्चित रूप से वो जो है आर्डर जो है खत्म हो जाएगा एफआईआर न करने का। अभी एक मित्र ने जो है क्वेश्चन किया था कि क्या पौध बनने के बाद एससी एसटी का लाभ मिलेगा और एससी एसटी एक्ट लगेगा उसके पास। ये एक पूरा जो है कंप्लीटली जो है, तो कंप्लीटली जो है वो है, उसमें जो है यदि कोई व्यक्ति, अनुसूचित जाति का व्यक्ति बौद्ध धर्म ग्रहण करता है तो उसको एससी एसटी एक्ट में सारी सुविधाएं मिलेंगी जो आरक्षण उनका दिया गया है। और उसके साथ साथ जो है, जो यदि उसके साथ एट्रोसिटी होती है, क्योंकि हमने धर्म चेंज किया, हमने जाति चेंज नहीं की। जाति हमारी वही है, जो तू जो है चमार है तो चमार है, जाटव है तो जाटव है, धोबी खटीक जो है, कोरी, वो सब जो है अपनी अपनी जातियों में जो है सब लोग हैं।
हमने सिर्फ धर्म चेंज किया है, इसलिए जो है हमारा जाति का स्टेटस बरकरार रहेगा जो है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ, क्योंकि काफी समय हो गया है। और यदि किसी भी साथी का, हमारे सम्मानित साथी का कोई भी प्रश्न हो तो जो है SC ST एक्ट को लेकर, तो मैं उसका जो है कोशिश करूंगा जो है पूरा जो है सटीक सही जवाब देने के लिए।